हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक दिन 2 रुपए कमाने वाली शेड्यूल कास्ट में जन्मी हुई एक महिला किस तरीके से 2000 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई। सम्मानित साथियों, उनके जीवन संघर्ष के बारे में आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि किस तरीके से उन्होंने जीरो से शुरू करके 2000 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया। सम्मानित साथियों, इस तरह की वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि मोटिवेशनल मिलता है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े समाज के लोग हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, जिनको लगता है कि हम गरीब पैदा हुए हैं तो हमारे जीवन में गरीबी ही लिखी है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, उनके लिए यह वीडियो प्रेरणा स्रोत हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किस तरीके से बहुजन समाज में जन्मी हुई यह महिला हजारों करोड़ की मालकिन बन बैठी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में जन्मी हुई कल्पना सरोज जी के बारे में। कल्पना सरोज एक ऐसा नाम है जिस पर आज के समय में दलित समाज को गर्व होता है, बहुजन समाज को गर्व होता है। बहुजन समाज उनको सिर आंखों पर रखता है। सिर आंखों पर सिर्फ इसलिए नहीं रखता है कि उनके पास पैसा है, सिर आंखों पर इसलिए रखता है कि वह हजारों करोड़ों की मालकिन बन जाने के बावजूद भी अपने आप को बौद्धिस्ट कहती हैं, अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती हैं और एसी एसटी ओबीसी समाज के लोगों को अपने कंपनी में रोजगार देती हैं। आप लोग तो जानते ही हैं कि बहुजन समाज गरीबी से उठ करके आगे बढ़ा है। बहुजन समाज के पास खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था। उसी तरीके से कल्पना सरोज जी का परिवार था। उनके दादाजी मजदूर थे और किसी तरीके से कल्पना सरोज जी के पिताजी को 7वीं तक के एजुकेशन दिलाए। 7वीं तक एजुकेशन पाने के बाद उनके पिताजी पुलिस विभाग के हवलदार बन गए और उस समय उनकी तनख्वाह 300 रुपया थी। 300 रुपए में घर परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता था। कल्पना सरोज पढ़ने में अच्छी थीं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से सिर्फ 7वीं तक ही वो पढ़ाई कर पाई थीं और उनके रिश्तेदारों ने उस समय ज्यादा दबाव बनाया था कि लड़की की शादी कर दी जाए। इसके वजह से कल्पना सरोज की शादी मात्र 12 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी। जब वह ससुराल पहुंची तो ससुराल में उनके सास ससुर और जेठ के साथ साथ पति ने उनको ताने मारे, उनके साथ मारपीट की और 6 महीने बाद जब उनके पिता उनके ससुराल पहुंचे और अपनी बेटी की स्थिति को देखे, उनकी बेटी यानी कि कल्पना सरोज अपने पिता को देख करके लिपट करके रोने लगी और अपने साथ हो रही घरेलू हिंसा के बारे में उन्होंने अपने पिताजी को बताया कि मेरे साथ प्रत्येक दिन मारपीट होती है। दोस्तों, आप कल्पना सरोज जी के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि जिसकी शादी 12 वर्ष की आयु में हो जाएगी उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। वह भी उनके साथ घरेलू हिंसा होती थी तो उनका मानसिक स्थिति और खराब हो गया था। जब कल्पना सरोज अपने गांव वापस आई तो गांव के लोग भी ताना मारने लगे थे, क्योंकि महिलाओं के बारे में एक रिवाज है, एक प्रथा है। महिलाओं की डोली मायके से उठ करके जब ससुराल पहुंचती है तो बेटी को किसी भी कीमत पर ससुराल में व्यतीत करना होता है। ससुराल से वह वापस नहीं आती है, सिर्फ उसकी अर्थी उठती है। इसके वजह से कल्पना सरोज जी के मायके के लोग यानी पड़ोसी लोग बहुत ज्यादा ताना देते थे और कहते थे कि तुम्हारी शादी हो गई है, तुमको अपने ससुराल में रहना चाहिए, और इससे संबंधित तमाम ऐसे ताने देते थे जिससे तंग आकर के कल्पना सरोज ने एक दिन जहर खा लिया। जैसे ही जहर खाने की बात उनके घर परिवार के लोगों को पता चली, उनको लेकर के हॉस्पिटल गए। वहां पर उनकी जान तो बच गई, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे, जो कल्पना सरोज की सहेलियां थीं, फिर वही बात कहने लगी कि तुमको अपनी इज्जत की परवाह नहीं है तो कम से कम अपने पिता की इज्जत की परवाह की होती, क्यों जहर खाई हो, तुम्हारे पिताजी का मान सम्मान चला गया होता। इसी बात ने कल्पना सरोज जी को अंदर से झकझोर कर रख दिया। उन्होंने सोचा कि मैं अपना जान देने जा रही थी, किसी को मेरी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी के इज्जत की चिंता है।
कोई ये नहीं जानना चाहता है कि मैं सुसाइड क्यों करना चाहती हूँ, मेरे पे ऐसी कौन सी दुख और विपत्ति आ गई है, कोई यह नहीं जानना चाहता है। सभी लोग ये कह रहे हैं कि पिताजी की इज्जत का क्या होता, इसका मतलब मेरा जीवन बेकार है। उसी दिन उन्होंने कसम खाया कि जब मरना ही है तो कम से कम कुछ करके मरा जाए, कुछ ऐसा काम किया जाए, मरने की बजाय जीने के लिए संघर्ष किया जाए। तब उन्होंने तय किया कि मैं नौकरी करूंगी। इसलिए उनकी एजुकेशन तो ज्यादा हुई नहीं थी, सिर्फ वह 7वीं तक की एजुकेशन ले पाई थी। वह पुलिस विभाग में जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस विभाग में वह नहीं हो पाई। वह आर्मी में जाकर के देश की सेवा करना चाहती थी, लेकिन वहां भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने तय किया कि मैं नर्स बन जाती हूँ, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण नर्स की पढ़ाई महंगी पड़ गई, जिसके वजह से वह नर्स भी नहीं बन पाई। तब अंत में उन्होंने सिलाई का काम सीख करके सिलाई करने लगी और उसके बाद अपने घर और परिवार के लोगों से उन्होंने कहा कि मैं मुंबई में जा करके मुंबई में काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मुंबई जाना चाहती हूँ। घर के लोगों ने उनको मना किया कि मुंबई एक महंगी सिटी है, मुंबई में तुम कहाँ रहोगी, कोई व्यवस्था नहीं है, तुम मुंबई मत जाओ। लेकिन कल्पना सरोज जी ने कहा कि मेरे चाचा जी मुंबई में रहते हैं, तो क्या मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ। कल्पना सरोज की जिद को देखते हुए उनके घर वालों ने उनके चाचा जी के पास मुंबई में भेज दिया। मुंबई पहुंचने के बाद कल्पना सरोज जी ने जब जॉब ढूंढना शुरू किया तो उनको ढंग की जॉब नहीं मिलती थी। कल्पना सरोज जी सिलाई कंपनी में जा करके जॉब करने लगी, लेकिन वहां के मशीनों को वह चला नहीं पाती थी, जिसके वजह से जो वहां का सुपरवाइजर था उनको उस पद से हटा दिया और कहा कि आपको धागा छाटने का काम करना है और आपको सबसे पहले लेबर का काम करना पड़ेगा। लेबर के कार्य के लिए यानी कि धागा छटाई के कार्य के लिए कल्पना सरोज जी को प्रत्येक दिन 2 रुपया मिलता था, यानी कि महीने की 60 रुपया उनकी पेमेंट फिक्स की गई। यह सिलसिला धीरे धीरे 2 वर्षों तक चला। इसी बीच में उनकी एक बहन बीमार पड़ गई और इतनी ज्यादा वह बीमार पड़ गई कि दवा के अभाव में उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और वह इस दुनिया से चली गई, जिसके वजह से कल्पना सरोज जी को फिर से झटका लगा और इसके बाद उन्होंने तय किया कि मैं गरीब पैदा हुई हूँ, लेकिन गरीब मरूंगी नहीं। उन्होंने तमाम प्रयास किया कि किसी तरीके से कुछ बड़ा किया जाए, लेकिन जब भी वह कुछ बड़ा करने जाती थी तो उसमें उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी और उनके पास पैसे थे ही नहीं, क्योंकि उनकी पेमेंट ही 60 रुपया थी। तभी किसी ने उनको बताया कि SC/ST के लोगों को महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी के नाम पर 50,000 रुपए का लोन मिलता है। अगर आप वह लोन ले लेंगी तो इससे आगे आप कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकती हैं। कल्पना सरोज जी की अच्छी शिक्षा नहीं थी, उनके पास ज्यादा इन चीजों की जानकारियां नहीं थी कि लोन कैसे लिया जाता है, कैसे फॉर्म भरा जाता है। फिर भी उन्होंने लोन लेने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया और जैसे तैसे करके 50,000 रुपया वह लोन लेकर के चली आई। लोन तो उन्होंने बुटीक का कारखाना खोलने के लिए लिया था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने उसी पैसे से फर्नीचर का कार्य शुरू कर दिया। उनका फर्नीचर का कार्य चलने लगा। तब उन्होंने सोचा कि मेरी ही तरह तमाम ऐसे लोग हैं जो सड़कों पे भटक रहे हैं, जो सही जानकारी नहीं होने की वजह से गलत रास्ते को अपना रहे हैं या उनका शोषण हो रहा है। क्यों न एक संगठन बनाया जाए और संगठन बना करके SC/ST OBC समाज के लोगों को किसी तरह से उनको जागरूक करके रोजगार की तरफ ट्रांसफर किया जाए और उनको रोजगार की जानकारी दी जाए। संगठन बनाने के बाद उन्होंने तमाम लोगों की मदद किया। इस कार्य की वजह से उनको प्रसिद्धि हासिल होने लगी, उनकी एक अलग पहचान बनने लगी। फर्नीचर के बिजनेस से कल्पना सरोज जी को जो फायदा हुआ, कुछ पैसा उनके पास था। तभी कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहता था। वह जमीन विवादित थी, लेकिन उस व्यक्ति की कुछ मजबूरियां थी, वह अपना जमीन बेचना चाहता था। तो उसने कल्पना सरोज जी से कहा कि आप मुझे 2.5 लाख रुपया दे दीजिए, यह जमीन मैं आपके नाम कर दूंगा। कल्पना सरोज जी के पास किसी तरह से ले दे करके सिर्फ 1 लाख रुपया था। मैं यह 1 लाख रुपए आपको दे देती हूँ और जो शेष पैसा बचता है वह मैं आपको बाद में दे दूंगी। इस तरीके से कल्पना सरोज जी ने उस जमीन को खरीद करके उस जमीन का मुकदमा लड़ करके उस मुकदमे को जीत गईं और वह मुंबई जैसे बड़े शहर में जमीन की मालकिन बन गईं। फिर उस जमीन पे उन्होंने बिल्डिंग बनवाना शुरू किया और इस तरीके से वह बिल्डर बन बैठी। धीरे धीरे लोग उनके बारे में जानने लगे थे, क्योंकि एक तरफ वह संगठन चला रही थी, दूसरे तरफ बिजनेस चला रही थी। उसी समय एक कंपनी थी कमानी ट्यूब, जिसके ऊपर 116 करोड़ रुपए का कर्जा था।
उसके कुछ वर्करों ने कल्पना सरोज जी से मुलाकात किया और उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया। कल्पना सरोज जी के लिए 116 करोड़ रुपए दे करके उस कंपनी को चलाना बहुत ही बड़ा काम था। यह काम नामुमकिन सा लग रहा था। अगर यह काम आसान होता तो कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी को एक दलित समुदाय की बेटी को नहीं देता। लेकिन कल्पना सरोज जी ने कमानी ट्यूब के जो वर्कर्स थे उनके ऊपर विश्वास करके उस कंपनी पर हाथ रख दिया और ऐसे ऐसे स्कीम लाई, ऐसी ऐसी योजनाएं लाई। 116 करोड़ घाटे में चल रही कंपनी को 2000 से लेकर के 2006 तक फायदे में पहुंचा दी और 21 मार्च 2006 को कंपनी की चेयरमैन बन गईं। और देखते ही देखते उनके संघर्ष के वजह से 2 रुपए प्रत्येक दिन कमाने वाली कल्पना सरोज आज 2000 करोड़ रुपए की मालकिन बन गई हैं। सम्मानित साथियों, कल्पना सरोज जी के द्वारा किए गए संघर्ष को मैं सैल्यूट करता हूं। आप कल्पना सरोज जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।